दिल्ली में महारण की तैयारी पूरी हो चुकी है और मैदान में आम आदमी पार्टी और बीजेपी पूरे जोश के साथ कूद पड़ी है। ये दोनों राजनीतिक दल किसी भी गलती करने के मूड में नहीं है। एमसीडी चुनाव में बहुमत हासिल करने के बाद अरविंद केजरीवाल सोच रहे थे कि उनकी पार्टी का मेयर बनना तो तय है, लेकिन बीजेपी ने आखिरी मौके पर सियासी हवा को मोड़ दिया है। बीजेपी अब हार कर भी जीत कर बाजीगर बनने की राह पर है। बीजेपी ने निर्दलीय और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कुछ पार्षदों को अपने पाले में करने की कोशिश की है। निर्दलीय पार्षद बीजेपी में जाने भी लगे हैं और ऐसे में बीजेपी की सियासी चाल से आम आदमी पार्टी की नींद उड़ गई है। बीजेपी द्वारा महापौर और उप महापौर पद के चुनाव के लिए प्रत्याशी खड़े किए जाने के चलते आम आदमी पार्टी ने अपनी कमजोर कड़ियों को ढूंढना शुरू कर दिया है। इस काम में पार्टी के भरोसेमंद नेताओं और कार्यकर्ताओं को लगाया गया है। पार्टी से संबंधित अन्य जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी इस बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। कारण पार्टी रणनीतिकार बीजेपी द्वारा प्रत्याशी खड़े किए जाने को सामान्य बात नहीं मान पा रहे हैं। आम आदमी पार्टी को आशंका है कि बीजेपी कुछ भी करने का प्रयास कर सकती है। यूं तो महापौर और उप महापौर के चुनाव जीतने के लिए सदस्यों की संख्या के हिसाब से आम आदमी पार्टी के पास पूर्ण बहुमत है। चुनाव के लिए दिल्ली से 250 निर्वाचित पार्षद, 7 लोकसभा और 3 राज्यसभा सांसद और विधानसभा द्वारा मनोनीत 14 विधायक भाग ले सकते हैं। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष ने आम आदमी पार्टी के 13 और बीजेपी के 1 विधायक को एमसीडी के लिए नामित किया है। इस हिसाब से चुनाव के लिए कुल वोट 274 है। नंबर गेम आम आदमी पार्टी के पक्ष में है, जिसमें बीजेपी के 113 के मुकाबले आम आदमी पार्टी के 150 सदस्य हैं। मगर जिस तरह से आम आदमी पार्टी बीजेपी को जोड़ तोड़ में माहिर मान रही है, इससे आप कहीं न कहीं चिंतित तो जरूर है। वैसे आम आदमी पार्टी साफ तौर पर कह रही है कि उसे कोई परेशानी नहीं और ना ही उसे कोई चिंता है, मगर सूत्रों की माने तो आम आदमी पार्टी को महापौर उप महापौर के पद के साथ साथ स्थायी समिति की भी चिंता है। बीजेपी हर मामले में अपनी चलाने की कोशिश कर रही है। सूत्रों की माने तो आम आदमी पार्टी की चिंता जीत कर आए पार्टी के वो निगम पार्षद हैं जो कभी भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं रहे। उनके अंदर आम आदमी पार्टी की विचारधारा भी नहीं जाग सकी है कि वो पार्षद बन गए हैं। जानकारों की माने तो उत्तम नगर, सागरपुर, आरके पुरम, विकासपुरी, दाउड़ी, पड़पड़गंज, बवाना, आदर्श नगर, सुभाष नगर, नागलोई और तुगलकाबाद आदि से कई पार्षद ऐसे हैं जो आम आदमी पार्टी की सीट से चुनाव जीते हैं। इनमें से तो कुछ लोग कुछ महीने पहले ही आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। ऐसे में केजरीवाल एंड कंपनी को डर है कि ये पार्षद बीजेपी को अपना समर्थन देकर बाजी न पलटने। कुल मिलाकर देखें तो एमसीडी के मेयर चुनाव से पहले बीजेपी वहां सियासी कोटी सेट करने में लगी हुई है, तो वहीं आम आदमी पार्टी घबराई है। राहुल गांधी यूपी में 3 जनवरी से भारत जोड़ो यात्रा की वापस शुरुआत करेंगे। 3 दिनों तक ये यात्रा यूपी में रहेगी। यात्रा के दौरान विपक्षी दलों को एक पाले में लाने की कोशिश कांग्रेस की ओर से की गई है, लेकिन कोई भी दल उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी के साथ कदमताल करता नहीं दिखेगा। अब तक तो कुछ इसी प्रकार की स्थिति बनती रही है। भाजपा विरोध के नाम पर एक पाले में विपक्ष को लाने की कवायद यूपी में सफल होती नहीं दिख रही। तमाम विपक्षी दल राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा से कन्नी काट रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर यूपी की सियासत में कांग्रेस अछूत क्यों बन गई है? क्या कारण है कि कांग्रेस के प्रति विपक्ष अपनी अलग सोच रख रहा है? इसका सबसे बड़ा कारण प्रदेश में जातिगत राजनीति और वोट बैंक पॉलिटिक्स को माना जा रहा है। यूपी में कांग्रेस के वोट बैंक को कब्जा कर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने अपनी राजनीतिक इमारत खड़ी की है। कमजोर होते विपक्ष के बीच यूपी चुनाव और मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव के बाद समाजवादी पार्टी अपनी स्थिति को मजबूत बना रही है। वहीं मायावती निकाय चुनाव के जरिए अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश में जुटी हुई है। इन तमाम मुद्दों के बीच कोई दल प्रदेश में नए राजनीतिक विकल्प को अपने सामने खड़ा नहीं होने देना चाहता है। अभी राहुल गांधी को कांग्रेस भाजपा के समक्ष एक विकल्प के रूप में खड़ा करने की रणनीति तय करती दिख रही है, लेकिन राहुल गांधी के निमंत्रण पर और भारत जोड़ो से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने दूरी बना ली है। गुरुवार को उन्होंने खुलकर कहा कि वो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं होना चाहते। यही नहीं, उन्होंने कांग्रेस को भी भाजपा जैसा ही बताया। अखिलेश यादव ने मीडिया के सवालों पर कहा कि हमारी पार्टी की विचारधारा अलग है, भाजपा और कांग्रेस एक ही है। यही नहीं, अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि मुझे तो भारत जोड़ो यात्रा का कोई न्योता भी नहीं मिला है। फिलहाल राहुल गांधी की ये यात्रा दिल्ली में आने के बाद रुकी हुई है। ये यात्रा 3 जनवरी को एक बार फिर से शुरू होगी और यूपी में आएगी।
मीडिया की ओर से पूछे जाने पर क्या आपको निमंत्रण मिला है, अखिलेश यादव ने कहा कि यदि आपको फोन पर निमंत्रण मिला हो तो मुझे भी भेज दो। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी भावनाएं इस यात्रा के साथ है, लेकिन हमें इसमें शामिल होने की कोई न्योता नहीं मिला है। अखिलेश यादव का यह बयान ऐसे समय में आया है जबकि इस मुद्दे पर कांग्रेस का कहना है कि उसने सपा मुखिया को निमंत्रण भेजा है। इसके अलावा मायावती को भी न्योता दिए जाने की बात कांग्रेस ने कही थी। हालांकि मायावती भी इस यात्रा से दूरी ही बनाती दिख रही हैं। यही नहीं, राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी भी खुलकर कह चुके हैं कि वो इस यात्रा में नहीं जाएंगे। यूपी की राजनीति को समझने वाले विश्लेषक कहते हैं कि सपा, बसपा या किसी भी अन्य दल के लिए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस से जुड़ने का कोई भी लाभ नहीं दिखता। सपा और बसपा बिल्कुल नहीं चाहती कि साइकिल और हाथी पर सवार होकर कांग्रेस को कहीं जनता का साथ न मिल जाए। आम आदमी पार्टी के बड़बोले सांसद संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। संजय सिंह बीजेपी पर निशाना साधने के चक्कर में कुछ ज्यादा ही बोल जाते हैं। भगवान ने 2 कान और 1 मुंह इसलिए दिया है कि आप बोलें कम लेकिन सुने ज्यादा। लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है ना, बस बोल दो, ना वो आगे की सोचते हैं, ना पीछे की, ना घर की, ना परिवार की, ना खुद की, ना अपने से जुड़े लोगों की। ऐसे ही लोगों को वाचाल कहा जाता है। कई बार आपकी वाचाल प्रवृत्ति आपको खतरे में भी डाल सकती है। ऐसे ही एक नेता है संजय सिंह, जिन पर अपनी जुबान भारी पड़ जाती है। जबान तो चमड़े की है, जैसे मर्जी घुमा दो, लेकिन उसके बाद जो परिणाम कई बार घातक होते हैं उसका क्या किया जाए। आजकल संजय सिंह भी अपने बड़बोलेपन की वजह से मुसीबत में हैं। आखिर हुआ क्या, चलिए आपको तफसील से बताते हैं। और किसके निशाने पर है संजय सिंह? दरअसल हुआ ऐसा कि सरकारी राशन के वितरण प्रणाली को लेकर केंद्र सरकार और दिल्ली राज्य सरकार के बीच चल रही खींचतान के बीच राज्यसभा में आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह द्वारा कोटेदारों के संबंध में की गई गलत बयानबाजी और असंसदीय भाषा का प्रयोग करने के कारण कोटेदारों में भारी नाराजगी है। केंद्रीय कमेटी के निर्देश के क्रम में कैंपियरगंज के समस्त कोटेदारों ने उत्तर प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष राघवेंद्र मणि त्रिपाठी के नेतृत्व में एक स्थानीय मैरिज हॉल में बैठक कर संजय सिंह के बयान पर कड़ी आपत्ति जताते हुए निंदा की। बैठक के बाद नाराज कोटेदारों ने संजय सिंह के बयान की निंदा करते हुए उनके खिलाफ हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी करते हुए पीपीगंज रेलवे क्रॉसिंग पर पुतला फूका। कोटेदारों ने एक स्वर में मांग की है कि आम आदमी पार्टी के नेता एवं राज्यसभा सांसद संजय सिंह कोटेदारों से माफी मांगे और साथ ही अपनी अभद्र असंसदीय बयान पर अविलंब माफी मांगे। कोटेदार संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष राघवेंद्र मणि त्रिपाठी ने कहा कि अभी तो केवल उनका पुतला फूका गया है, उनसे माफी की मांग की गई है। यदि उन्होंने समय रहते अपने अशोभनीय बयान पर कोटेदारों से माफी नहीं मांगी तो हम सभी कोटेदारों के कार्यालय का घेराव भी करने को बाध्य होंगे। अब संजय सिंह ने बोल तो दिया, लेकिन वो भूल गए कि यूपी में नगर निकाय चुनाव प्रस्तावित है। अगर ये गुस्सा चुनाव तक रहा तो परिणाम संजय सिंह की आम आदमी पार्टी को भी भुगतना पड़ सकता है। संजय सिंह यूपी के प्रभारी भी हैं और उन्हीं के बड़बोलेपन से यूपी में पार्टी को नुकसान होता भी दिख रहा है। इसीलिए ऋषि मुनि कह गए हैं, पहले सोचो फिर बोलो, नहीं तो बोलने के बाद सोचने वाले अपने और अपनों का नुकसान ही कराते हैं। आप सभी ने कहावत जरूर सुनी होगी कि झूठ के पैर नहीं होते हैं। नहीं सुनी तो ये कहानी तो बचपन में आपने जरूर ही सुनी होगी कि एक बार सच और झूठ एक साथ नहाने गए, तभी मौका देखकर झूठ सच के कपड़े लेकर भाग गया और कई दिनों तक झूठ सच के कपड़े पहनकर घूमता रहा। लेकिन एक दिन झूठ का पर्दा फाश हो गया और उसे सच के कपड़े उतारने पड़े, जिसके बाद झूठ बेनकाब हो गया। इसीलिए कहते हैं कि झूठ कितने ही पैतरे बांध ले, लेकिन एक ना एक दिन उसे बेनकाब होना ही पड़ता है। ऐसा ही कुछ हुआ है महाराष्ट्र में, जहां एक टीवी चैनल पर आरोप लगे थे कि वो फर्जी टीआरपी की मदद लेकर अपनी साख बचाए हुए है। ये हुआ था उस दौर में जब महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार थी। इस टीवी चैनल का नाम था रिपब्लिक टीवी, जिस पर आरोप लगा था कि वो जो अपनी टीआरपी सार्वजनिक तौर पर बता रहा है वो फरेब से प्राप्त हुई है। अर्नब गोस्वामी की रिपोर्टिंग से घबराए तत्कालीन उद्धव सरकार ने रिपब्लिक टीवी के खिलाफ जांच शुरू की थी, लेकिन अब एनडीए गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। अर्नब गोस्वामी के चैनल पर आरोप लगाया था महाराष्ट्र के पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह ने, लेकिन बाद में अदालत में सभी गवाहों ने कहा कि उन पर रिपब्लिक के खिलाफ गवाही देने के लिए दबाव बनाया गया था। मिस्टर काजी नाम के एक गवाह ने ये कहा कि एक पुलिसकर्मी ने उन पर रिपब्लिक टीवी का नाम लेने का दबाव डाला था। वहीं एक दूसरे गवाह ने अदालत के सामने बयान दिया कि उसने पुलिस के दबाव में रिपब्लिक का नाम लिया था। वहीं तीसरे गवाह ने भी कहा कि उसने कभी किसी पर रिपब्लिक देखने का दबाव नहीं डाला। उसने दबाव में कोर्ट के सामने रिपब्लिक का नाम लिया और सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज अपने बयान में पुलिस से डर गया था। कोर्ट के सामने रिपब्लिक का नाम लेने के लिए उन पर दबाव डाला गया था।
जबकि चौथे गवाह ने कहा कि पुलिस ने अपने बयान में रिपब्लिक का नाम लेने के लिए दबाव डाला। वहीं पांचवें गवाह ने कहा कि जब उन्होंने 164 सीआरपीसी के तहत अपने बयान में रिपब्लिक का नाम लिया तो वो बहुत तनाव में थे। वहीं छठे गवाह ने कहा कि कोर्ट के सामने रिपब्लिक का नाम लेने के लिए दबाव डाला गया था। इन गवाहों के बयानों से साफ हो गया है कि अर्नब गोस्वामी के खिलाफ किस तरह से परमबीर सिंह ने जाल बिछाया था। हालांकि वक्त का खेल देखिए कि परमबीर सिंह भागे भागे फिर रहे हैं, वहीं उद्धव सरकार सत्ता से बाहर हो चुकी है। अब जो कुछ भी अदालत में हुआ वो इस बात को साबित करने के लिए काफी है कि झूठ कितनी ही तेज भाग ले, लेकिन सच के सामने उसे हारना ही पड़ता है। रिपब्लिक टीवी को बस इस बात का अर्जाना चुकाना पड़ा था कि उसने कलाकार सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या का मामला बहुत जोर शोर से उठाया था, जिसमें अप्रत्यक्ष रूप से ठाकरे परिवार के वारिस आदित्य ठाकरे का नाम भी आ रहा था। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।